में जल्दी केस डालेंगे कि ये चुनाव जो है निष्पक्ष हो सके। सर सवाल ये है कि चुनाव आयोग ने पीसी की साफ कह दिया कि राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी पड़ेगी, या तो शपथ पत्र देना होगा, दो ही ऑप्शन है, तीसरा कुछ नहीं है। देखिए, वो तो कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं बिल्कुल। उन्होंने गैर कानूनी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की हैं और गैर कानूनी कार्रवाई एसआईआर के ज़रिए भी हो रही है। आज नहीं तो कल, जैसा राहुल जी ने भी कहा है, हर एक अपराधी को, चाहे वो प्रधानमंत्री जी क्यों ना हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर क्यों ना हो, चाहे वो होम मिनिस्टर साहब क्यों ना हो, और चाहे वो चुनाव आयुक्त क्यों ना हो, जो कानून तोड़ेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। ये सभी लोग हमारी नज़र में, और हम सबूतों के साथ ये बात बोल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं, देश के लोकतंत्र पे वोट के अधिकार को लूट रहे हैं। तो इन लोगों को एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, जो राहुल जी ने बोला है कि अगर सरकार बदल गई तो ये थोड़ा जल्दी जेल चले जाएंगे, अगर सरकार नहीं भी बदलेगी तब भी जेल तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत का संविधान, बाबा साहब का संविधान जो है ना, वो किसी भी व्यक्ति को न्याय दिलाने में भी सक्षम है और किसी भी अपराधी को जेल भिजवाने में, भले ही वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो कानून से ऊपर नहीं है। ये बाबा साहब का संविधान है, इससे कोई भी नहीं बच पाएगा। तो मैं अभी भी बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि सारे अधिकारी, जितने ऊपर से लेकर नीचे के अधिकारी हैं चुनाव आयोग के, इस किताब के हिसाब से काम करें, संविधान के हिसाब से काम करें। अगर तोड़ेंगे जेलों में जाएंगे, बाहर आना मुश्किल पड़ जाएगा। ये हम बता रहे हैं आपको, बिल्कुल मुश्किल पड़ जाएगा, बचेगा नहीं कोई। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को जाना पड़ेगा जेल, क्योंकि हमारे मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं, वो चोर कह रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी को भेजने का सबसे अच्छा वक्त तो अभी है ना, जब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, ज्ञानेश कुमार जी और उनके दूसरे भ्रष्ट लोग उनके पूरे चारों तरफ बैठे हैं। तो ये तो सबसे अच्छा टाइम है ना। अगर अभी नहीं भिजवा पा रहे तो कल जब मोदी जी की सरकार नहीं रह पाएगी तब भिजवाएंगे क्या? जितनी ताकत लगानी है, तेजस्वी यादव साहब के लिए तो कर ली ना कोशिश। ये तो सबसे अच्छा टाइम है ना उनके पास। अगर वो अब नहीं भिजवा पा रहे तो ये सबसे बड़ा सबूत है कि उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है और वो 100% सही काम कर रहे हैं। और क्योंकि जो झूठे सबूत भी हैं वो भी नहीं पैदा कर पा रहे हैं, इसलिए ना राहुल गांधी जी के खिलाफ कुछ कर पा रहे हैं, ना तेजस्वी यादव साहब के खिलाफ कुछ कर पा रहे हैं। और इन सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी, अमित शाह जी और ज्ञानेश कुमार जी और राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी के बीच में इस देश के मालिक खड़े हैं, देश की जनता खड़ी है। उनको लांग के अरेस्ट करना पड़ेगा। अगर इनकी ताकत है तो कर लें अरेस्ट, जनता को हटा के बीच में से अरेस्ट कर लें, ताकत है तो। ये मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ। लेकिन वही चुनाव आयोग भी कह रहा है और फिर भाजपा कह रही है संवैधानिक संस्था को डराने और धमकाने का काम किया जा रहा है। देखिए, हमारे देश का कानून जो बना है ना, अब ये आरएसएस और बीजेपी के लोग ज़्यादा, एक तो जो समझदार लोग होते हैं वो भी चबा चबा के या घुमा फिरा के बात करते हैं, और ज़्यादातर लोग तो समझदार होते ही नहीं आरएसएस और बीजेपी के, क्योंकि उनको काम मुश्किल करना है। ऐसा नहीं है कि वो बुनियादी तौर पे समझदार नहीं होते, उनको झूठ को सच बनाना होता है, इसलिए वो कोई भी काम अच्छे से कर नहीं पाते, क्योंकि मुश्किल काम है ना उनका। तो हम ये बोल रहे हैं, ये हमारे भारत का जो संविधान और कानून है ना, वो ये कहता है कि अपराधी अपराध तो कर सकता है, लेकिन अपराधी को रोकने के लिए कानून का डर उसके सर पे होता है। यही आईपीसी थी, यही बीएनएस है और यही यूएपी है। जितने भी कानून है ना, वो अपराध करने से रोकते नहीं हैं। ये बताते हैं कि अगर आप अपराध करोगे तो जेल जाओगे, उम्र कैद होगी, 10 साल की सज़ा होगी, 20 साल की सज़ा होगी, फांसी होगी। ये भारत का सिस्टम है। वही सिस्टम तो राहुल जी बता रहे हैं, वही सिस्टम हम बता रहे हैं। ये कानून तोड़ोगे तो जेल जाओगे। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि कानून पे चलोगे तब जेल जाओगे। आपको दुनिया की कोई ताकत, मोदी जी स्वयं भी जेल में नहीं भेज सकते। झूठे डरावों में मत आओ, हम लोग बैठे हैं बचाने के लिए। इस कानून के हिसाब से काम करो, संविधान के हिसाब से काम करो। दुनिया की कोई ताकत आपको हाथ लगाएगी, पूरे अम्बेडकरवादी सारे देश की जनता आपके साथ खड़ी रहेगी। लेकिन अगर आप तोड़ोगे कानून तो दुनिया की कोई ताकत आपको लंबे समय के लिए जेल जाने से नहीं बचा पाएगी। यही कहा जा रहा है। उसी का सम्मान तो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, माथे से लगाते हैं संविधान को अपने। वो माथे से लगा के तोड़ते हैं तो और भी बड़ा अपराध करते हैं। जो लोग माथे से नहीं लगा रहे और तब तोड़ रहे हैं, वो छोटा अपराध कर रहे हैं।
जो लोग माथे से लगा के इसकी इज्जत करने का संविधान का ढोंग कर रहे हैं वो ज़्यादा बड़े अपराधी होंगे, क्योंकि वो तो बता के कह रहे हैं ना, उन्हें पता भी है संविधान क्या है, उन्हें पता भी है कानून क्या है, और तब भी वो जानबूझ के तोड़ रहे हैं, तो वो ज़्यादा बड़े अपराधी होंगे। जो भी कानून में ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा होगी वो उन्हें प्राप्त होगी। ये मैं कह रहा हूँ, इस बात को जनता पूरे ध्यान से सुन ले, और जो अपराधी हैं वो भी ध्यान से सुन ले। ज्ञानेश कुमार की अमित शाह के साथ तस्वीरें बहुत वायरल हो रही है, क्या है उन लोगों का रिश्ता? नहीं, रिश्ता देखिए, अगर तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं तो मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं है, हो जाए चलिए, लेकिन जिस संवैधानिक पद पे वो बैठ गए, अब बैठ के वो अमित शाह साहब को भूलें नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल भूल जाएं कि उन्होंने उनको अच्छे अच्छे पदों पे अपने साथ रखा, मत भूलें, लेकिन उनसे ये कहें कि मैं जेल नहीं जाना चाहता, मैं बाबा साहब के संविधान की रक्षा करूँगा, मैं कानून के हिसाब से काम करूँगा, मैं आपको अब एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर के तौर पे देख सकता हूँ, आपको उस व्यक्ति के तौर पे नहीं देख सकता जिसने मुझे अच्छे अच्छे पदों पे बिठाया था। मैं अब कानून और संविधान से बंधा हुआ हूँ, फ़ोटो से कुछ नहीं हो रहा है। जो अगर फ़ोटो ना भी होती, काम यही कर रहे होते तो जेल तब भी जाते। अमित शाह साहब नहीं बचा पाएंगे इन्हें, होम मिनिस्टर साहब की पद पे रहते हुए नहीं बचा पाएंगे अमित शाह साहब, इन्हें बिल्कुल नहीं बचा पाएंगे। ये डराने के लिए खुद ही हो सकता है पिक्चर्स भी अपनी वायरल करा रहे हो, क्योंकि अमित शाह साहब से तो सब डरते हैं ना ज़्यादातर, लेकिन अब नहीं, अब तो जनता जाग गई है ना। क्या होता है अमित शाह जी, हम जनता के सामने क्या है देश की, कुछ भी हैसियत नहीं है ना जनता के सामने तो अमित शाह जी की। सवाल ये है कि महिला सुरक्षा का हवाला देकर वो सीसीटीवी फुटेज देने को मना कर दिया। गणेश कुमार के निष्ठा का मामला है, आप क्या मांग रहे हैं? प्राइवेसी के लिए लगाया जाता है या सिक्योरिटी के लिए लगाया जाता है सीसीटीवी? देखिए, मैं आपको बताऊं, पहले मैं एक बार फार्मूला बताता हूं और मैं चाहता हूं जनता ये याद कर ले, इसलिए मैं बार बार बताता हूं। आरएसएस और बीजेपी के अंदर कोई भी कार्यकर्ता होगा वो कभी सच बोल ही नहीं सकता। जितना बड़ा कार्यकर्ता होगा उतनी ज़्यादा उसकी सच बोलने की ताकत, क्षमता ख़त्म होती जाती है, जितनी बड़े लेवल पर जाएगा। यही हाल आरएसएस और बीजेपी के द्वारा जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं, क्योंकि वो वर्कर ही बन जाते हैं ना, वो तो एक तरीके से आरएसएस और बीजेपी के, यही हाल उनका होता है। जितने ऊंचे पद पे होंगे उतना बड़ा झूठ बोलेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति बीजेपी और आरएसएस का कार्यकर्ता है, वो कोई भी बात बोलता है तो पहले वो सच नहीं होती, उसका उल्टा जो होता है ना वो सच होता है। तो अगर ज्ञानेश कुमार जी ने ये बोला है कि निजता का हनन होगा, इसका निष्कर्ष क्या निकालेंगे हम? इसका मतलब क्या है असली, कि इससे निजता का हनन बिल्कुल नहीं होगा, उसका अपोजिट सच होता है। ना दिखाने से निजता का ही हनन नहीं होगा, हर एक महिला की सुरक्षा का हनन हो जाएगा, क्योंकि ऐसी सरकारें आ जाएंगी जो कि जनता के मत से नहीं जीत के आएंगी, बल्कि गुंडे मवालियों की सरकारें आएंगी जो जनता के मत से नहीं, वोट चुरा के गद्दियों पे बैठ जाएंगे। तो ये निजता को और हर तरीके की महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये चीज़ें दिखानी ज़रूरी हैं। और जो आप लोगों ने ये देखे ना, मैं झूठ, अब कैसे झूठ है हर चीज़ को एक्सप्लेन भी मैं कर ही देता हूँ। इसलिए चुनाव आयोग वोटर लिस्ट निकालता है ना, उसमें सब में फ़ोटो होते ही नहीं होते हैं, वो पब्लिक डोमेन में नेट पे भी अवेलेबल है कि नहीं है, तो फ़ोटो तो सबकी नज़र आ जाती है, आ जाती नहीं आ जाती। आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता जो होते हैं, और जो चुनाव आयोग के भी कार्यकर्ता होते हैं, बीएलओ होते हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के कार्यकर्ता बैठे होते हैं बूथ के अंदर, तो उनको तो सबको पता होता है ना कौन कौन वोट डालने आया है और कौन कौन नहीं डालने आया। अगर वोट देते हुए या वोट की लाइन में खड़े हुए नज़र आएंगे लोग, तो यही तो पता लगेगा इस व्यक्ति ने वोट दिया और इस महिला ने वोट दिया, इस महिला ने नहीं दिया, इससे ज़्यादा तो नहीं पता लगेगा ना। तो वो तो वैसे ही पता होता है, जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता बैठे होते हैं, जो दूसरे वोटर उनके साथ लाइन में खड़े होते हैं, सबको तो पता ही होता है कौन वोट दे रहा है कौन नहीं देता। तो ये, और तीसरी चीज़ ये है कि चुनाव आयोग तो खुद जो उनके जो स्क्वाड्स होते हैं उनको ले के वीडियोग्राफी कराता है, बीएलओ को खुद को घर में भेजता है, एक बीएलओ बाहर बैठ के टिक लगाते हैं, पर्चियाँ देते हैं। और कितनी चुनाव आयोग खुद लंबी लंबी लाइनें दिखाता है ना कि देश में हमने कितने लोगों को जागृत किया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट दें आके, वीडियो भी दिखाता है और फोटोग्राफ्स भी दिखाता है। हमारे पत्रकार बंधु और वो तो दिखाते ही हैं, देखिए इतनी लंबी लंबी महिलाएं लाइन में लग के इसलिए दिखाते हैं कि देखिए महिलाएं अपनी घर का कामकाज छोड़ के भी आके और फिर आके वोट दे रही हैं। तो ये तो देश में महिलाओं के
सशक्तिकरण और महिलाओं के जागरूक होने के सबूत के तौर पे दिखाया जाता रहा है। अब चुनाव आयोग ने तो छुपाना है ना कि हमने वोट चोरी की है, वो छुपाना है, इसलिए सीसीटीवी कैमरा देने से बचते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक हरियाणा का भी ऑर्डर किया है, एक पंचायत के पानीपत के पंचायत का चुनाव रद्द किया है, नहीं किया जाए, किस बेसिस पे किया है? पहला बेसिस उसका ये था कि ईवीएम की मशीनों में गड़बड़ी होती है। हमें विश्वास नहीं है चुनाव आयोग के लोगों पे। पहली बार जो चुनाव आयोग के लोगों ने जो कंट्रोल यूनिट से वोट चुन के निकाले, गिन के निकाले, वो गलत होते हैं, दोबारा अपनी आंखों के सामने किए। तो इससे क्या साबित हुआ कि ये मशीनें में साफ तौर पे गड़बड़ हो सकती है या होती है। एक बार अगर मशीन में बटन दबाओगे तो कुछ वोट निकलेंगे, दूसरी बार दबाओगे तो कुछ और निकलेंगे, ये साबित हो गया सुप्रीम कोर्ट से। दूसरा, ये चोरी पकड़ी कैसे गई? किसी एक अधिकारी ने, क्योंकि पंचायत के चुनाव में सीसीटीवी कैमरे का कानून नहीं है, किसी एक अधिकारी ने एक तरीके से जो प्रक्रिया नहीं है उसके विरुद्ध जाके अपने मोबाइल से वीडियो खींच ली, उसकी वजह से ये चोरी पकड़ी गई है कि वोट एक बार गिनने से कुछ आते हैं ईवीएम में और दूसरी बार गिनने से कुछ और आते हैं। तीसरी चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने जो की है, खुद अपना रजिस्ट्रार को इंचार्ज बनाया था, ईवीएम को वहाँ से मंगा के, कहाँ से? चुनाव आयोग के पास से सुप्रीम कोर्ट बुलाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के ऊपर दोबारा गिनती के लिए भरोसा नहीं किया। ये वैल्यू रह गई है चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों की। एक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के लगे, उनके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा नहीं किया, उसकी भी वीडियोग्राफी कराई और वो वीडियोग्राफी देख के रजिस्ट्रार, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की वीडियोग्राफी देख के ये फैसला किया कि जो चुनाव आयोग का मशीनों में रिजल्ट आया था वो गलत था। अब मशीनों में दोबारा काउंट करने से रिजल्ट दूसरा आया। कि इतना महत्वपूर्ण जजमेंट अभी आया है जिससे चुनाव आयोग की इन मशीनों का झूठ जो है ना, जो चोरी है, बिल्कुल साफ सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया अब तो। हालांकि ये बहुत मुझे हैरानी हो रही है कि इतना बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कैसे कर दिया। तो आपके कहने का मतलब है जैसे सरपंच बदला वैसे पीएम भी बदलेगा? इस चोरी जिस प्रकार से सरपंच बने हैं और हटे हैं, अगर ईमानदारी से फैसला होगा तो मोदी जी, अमित शाह जी, बीजेपी के 190 पार्लियामेंट के मेंबर्स, 190 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हटेंगे। 100 नहीं, मेरे ख्याल से 150 के करीब महाराष्ट्र के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो एमएलए हैं वो हटेंगे, अगर इस तरह का ईमानदारी से फैसला हो जाएगा। हरियाणा के कम से कम 30 से 35 विधायक हटेंगे, अगर इस तरीके से ईमानदारी से फैसला हो जाए। हमने हाई कोर्ट में पूरी तैयारी कर ली है कंटेम्प्ट डालने की। एक बार हमें वीडियोग्राफी मिल जाएगी तो उससे पूरी दुनिया देख लेगी कि किस प्रकार से बेईमानी से, जो बेईमानी पंचायत के चुनाव में हुई थी पानीपत के, वही बेईमानी से कैसे ये चुनाव जीते हैं आरएसएस और बीजेपी के ज़्यादातर लोग। इसीलिए हम लोग सबसे महत्वपूर्ण बात क्या मान रहे हैं? वीडियोग्राफी, सीसीटीवी कैमरा। बाकी कुछ भी कर लेंगे मोदी जी, लेकिन किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे ईवीएम और ये जो मतपत्र से चुनाव नहीं होने देंगे। राजा की जान तोते में ही है, बाकी सब चीज़ों से थोड़ा थोड़ा बेईमानी कर सकते हैं। मशीनों के ज़रिए सबसे बड़ी बेईमानी होती है। मशीनें रोक ली गई तो मोदी जी और आरएसएस और बीजेपी कभी भी चुनाव जीत नहीं पाएगी। सीटें थोड़ी बहुत कुछ ला सकती है, चुनाव नहीं जीत। प्रधानमंत्री मोदी तो कह रहे हैं कि आज तक हम पे करप्शन का कोई चार्ज नहीं लगा। और दूसरा सवाल इससे रिलेटेड ये कि बिहार में गए थे कि मोदी साहब वो कह रहे थे कि हम नया कानून लेकर आ रहे हैं जिसमें जो भी भ्रष्टाचारी होगा वो 1 महीने के अंदर जिस पद पर होगा, चाहे वो पीएम हो या सीएम हो, वो हट जाएगा। उसकी वजह से जो विपक्ष के लोग बखला गए नए नियम से। पहले सवाल का जवाब देता हूँ मैं। पहले क्या था वो आप दोहरा देंगे? तो वो कह रहे हैं कि इतना फीस हाँ। करना है हमारा, हमने आज तक कोई करप्शन करा ही करप्शन नहीं, नहीं ना कोई किया। एलिगेशन लगा है। पहली तो चीज- कौन कौन कर रहा है? अभी मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था? प्रधानमंत्री मोदी जी आरएसएस के सबसे बड़े कार्यकर्ताओं में से है ना, तो उनकी कोई भी बात सच होने का चांस तो 0.00001% भी नहीं होता। अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू, जितने भ्रष्ट, अभी अनिल अंबानी, हालांकि वो एक दिखावे के लिए ही है, अपना दामन साफ दिखाने के लिए कि मैंने अपने सबसे प्रियतम मित्रों में से एक, जिसके साथ मिलकर राफेल का काम किया था, जिसके अभी कोई 45, 46 या 48 हज़ार करोड़ रुपए अभी माफ़ करवाएं, यही अनिल अंबानी जी, उसके ऊपर भी केस कर सकता हूं मैं। तो ये तो अनिल अंबानी जी तो कितने घनिष्ठ मित्र थे। और कांग्रेस के अंदर भी अनिल अंबानी जी के जितने स्लीपर सेल्स हैं, मेरे पास तो सबकी लिस्ट है ना। तो मोदी जी और भ्रष्टाचार तो जैसे
एक ही चीज़ है ना। अब उनके तो वोट तक के चोर के नारे लग रहे हैं, पता नहीं क्यों लग रहे हैं। हर प्रकार की चोरी गद्दी छोड़ किससे कहा जा रहा है? ज्ञानेश कुमार जी से और मोदी जी से ही तो कहा जा रहा है। पार्लियामेंट के अंदर नारे लग रहे हैं। तो ऐसे जब पार्लियामेंट के अंदर उनके गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं चोर कहने पे, फिर भी वो मतलब आके स्ट्रेट फेस रख के ये बोल रहे हैं कि हमारा भ्रष्टाचार से कुछ लेना देना ही नहीं है। अगर मोदी जी का भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है तो भ्रष्टाचार का शब्द ही बेमाने हो जाएगा, उसको डिक्शनरी से निकाल ही देना चाहिए कि भ्रष्टाचार तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि मोदी जी भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं। दूसरे आपका सवाल मैं देता हूँ जवाब। देखिए, मैंने बोला है, अंग्रेज़ी की कहावत है, डेविल लाइज इन द डिटेल्स। अभी जैसे ये आधार कार्ड का भी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना, इजाज़त देते हैं, आप कोई भी डॉक्यूमेंट ले जाके ERO को, चुनाव के अधिकारियों को दिखा दें, 11 नहीं 1011 दिखा दें डॉक्यूमेंट जाके, वो कहेगा मुझे दिखाई नहीं आपने, और आपका वोट लिस्ट में से नाम काटेगा ही काटेगा, क्योंकि वो ईमानदार नहीं। मैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, आप लोग अगर दिखाओ नहीं और ये बोल दो कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, तो मैं आपका क्या कर लूँगा? नहीं कर सकता ना कुछ, जब तक कि मैं भी वीडियो ना बना रहा हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यही हाल है। मोदी जी को जो शिंदे साहब हैं उनका भ्रष्टाचार नज़र नहीं आता, अजीत पवार जी का भ्रष्टाचार नज़र नहीं आता। वो नहीं है क्या डिप्टी CM? भाई कानून बनाने की क्या आवश्यकता है? आप मुझे ये बताइए, ये कानून बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? मोदी जी अगर अजीत पवार जी से फ़ोन करके कहेंगे कि भाई साहब मैंने आपको बचा रखा है वरना आप तो जेल चले जाते, तो आप इस्तीफ़ा दे दो, तो क्या वो इस्तीफ़ा दे देते? क्यों नहीं दे रहे थे इस्तीफ़े? जिन जिन के ऊपर केस चलें ले लें इस्तीफ़ा। तो ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि उनके अपने जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, अपने जो मंत्री हैं, जैसे कुछ कुछ मंत्री भी मोदी जी के खिलाफ कभी कभी कुछ बोल जाते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बोल जाते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी साहब अगर मंत्री होते और ये सब बोल रहे होते तो मोदी जी क्या कर लेते उनका? अभी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ना वाइस प्रेसिडेंट साहब का, उन्होंने तो कुछ गलती भी नहीं की थी, तो इम्पीच कर दिया। तो मोदी जी को हम ये सलाह दे रहे हैं कि पूरा ट्रायल ही करा लें ना, अपना ट्रायल करा लें। उनके खिलाफ भी तो बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं, FIR नहीं हो रही ना, लेकिन कानून के रूप में तो होनी चाहिए FIR दर्ज, ये वोट चोरी की भी और ये जो EVM की भी हमने तो डाल रखी है ना, उसका पूरा ट्रायल ही करा लें तो पता लग जाएगा क्या कौन सही है और कौन गलत है। तो RSS और BJP की किसी भी बात में नहीं आना चाहिए। वो अपने ही मुख्यमंत्री, जैसे अभी वसुंधरा राजे सिंधिया थी, उनको झूठे मुकदमे में बंद करके 1 महीने जेल में रख के उन्हीं की पद छीन लेते। ये शिवराज सिंह चौहान जी का पद छीन लेते ऐसे ही। और उसी प्रकार से जो अभी कर्नाटक में और जो तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया, ED तो है ही, वो जाके अरेस्ट कर लेगी और 1 महीने तक टाल मटोल करेंगे कि हम चार्जशीट फाइल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनको जेल में रखेंगे और उसके बाद पद छीन लिया। तो पूरा टेरर का माहौल बनाना चाह रहे हैं। और मैंने आपको अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था ना कि अब तो गवाहियाँ भी पुलिस स्टेशन में कराना चाहते हैं, मतलब भ्रष्ट पुलिस के अधिकारियों के द्वारा हर एक को दबाना चाहते हैं। तो ये उसी तरह की एक कार्रवाई है। एक आखिरी सवाल है, हेमंता बिस्वा शर्मा 3000 बीघा जमीन अडानी को दे रहे हैं इनडायरेक्ट तरीके से। राहुल गांधी ने बोला था हम आएंगे तो सबसे पहले इन्हें जेल भेजेंगे। इवन कि वहाँ के हाई कोर्ट के जो जज थे वो भी हैरान हो गए कि पूरा जिला ही आपने एक कंपनी को दे दिया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी इस देश में, ये देश जो बचा हुआ है ना, अभी भी इसलिए बचा हुआ है कि इस देश में हर प्रकार के 2 प्रकार के व्यक्ति हैं। जजों की कैटेगरी में बता दूं, 2 तरह की कैटेगरीज हैं जो आज के तौर में साफ नज़र आती हैं। एक जज लोया जैसे जज हैं जो अपनी जान तो दे देंगे लेकिन न्याय के रास्ते से, संविधान के रास्ते से नहीं हटेंगे। दूसरे हैं जस्टिस चंद्रचूड़ के जो ग्रुप के लोग हैं, वो घर लेने के लिए, मोदी जी के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी हमारे एक जज साहब उड़ीसा में से, अगर आपने जजों की नाम ही लेना शुरू करा तो बड़ा एक उड़ीसा के जज साहब थे, उनकी डिग्री नकली बताई जा रही है। हाई कोर्ट के जज की बता रहा हूँ मैं बात। एक दूसरे हाई कोर्ट के जज हैं, हमारे दिल्ली हाई कोर्ट में तो अभी कई सारे जजेस ऐसे हैं जिनके बारे में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि किस किस प्रकार के कांड हाई कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर हो रहे हैं, उसकी हाई कोर्ट के कॉरिडोर्स में चर्चाएं चल रही हैं।
ये हैं चंद्रचूड़ साहब के ग्रुप जैसे जज। ये चंद्रचूड़ साहब जैसे जजेस हैं ये सब। तो ये दो तरह के जज हैं। जो आसाम के जज हैं वो जज लोया जैसे जज हैं, और मुझे उनकी बड़ी चिंता हो रही है अभी कि उन्होंने अडानी जी के खिलाफ़ ऐसी टिप्पणी कर दी है और ऑर्डर कर दिया है कि हम ये नहीं होने देंगे। तो मुझे उनके बारे में बड़ी चिंता हो रही है। तो देश की जनता को जो इस प्रकार के ईमानदार जज हैं उनकी हिफाजत के लिए भी खड़ा रहना पड़ेगा। और आप तो ये 3000 एकड़ की बात कर रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा साहब को अगर और अडानी जी को ही ले लिया जाए तो 3-3 हज़ार साल की सज़ा होगी इन सबको, क्योंकि ये अलग अलग तरीके के अलग अलग अपराध अलग अलग समय पे किए गए हैं। तो उनकी सज़ा कोई एक साथ नहीं मिलेगी, अलग अलग मिलेगी। तो ये हज़ारों साल तक जेल के बाहर नहीं आ पाएंगे। और साथ के साथ जो लोग इनकी कंपनीज़ में काम कर रहे हैं ना, ये भ्रष्ट अधिकारी इनकी कंपनीज़ के भी, और हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ जितने भ्रष्ट अधिकारी असम में, ये अलॉट करने के लिए कोई हेमंत बिस्वा शर्मा साहब ने सिर्फ साइन नहीं किए होंगे, हर वो अधिकारी जिसने इस पर साइन किए होंगे वो सोच ले 3000 साल की सज़ा होगी। और एक एक पैसा ढूंढ के निकाला जाएगा, उसके पास से भी और उसके दोस्तों के पास से भी और उसके परिवार वालों के पास से भी एक पैसा नहीं छोड़ा जाएगा। ये हम बता रहे हैं आपको। ध्यान से सोच समझ के कानून और संविधान के हिसाब से जिसकी आप सब लोगों ने शपथ खाई है ना, उसके हिसाब से काम करें। इतना सा भी बाहर जाएंगे तो जेल में जाना ही पड़ेगा। समय आ रहा है, जनता जागरूक हो गई है। ये मत समझें कि कोई और गवर्नमेंट आएगी तो पैसे दे के बच जाएंगे, आप पार्टी ज्वाइन करके बच जाएंगे जो जीतेगी बीजेपी को हरा के। हम जैसे लोग भी बैठे हैं अभी, छोड़ेंगे नहीं, ये ध्यान रख लेना। सोशल मीडिया पर खबर चल रही है कि चंद्रबाबू नायडू अभी